जय हिंद दोस्तों। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था क्लास नंबर 2 एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे ताज का शासन 1858 से 1947 तक। इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके सामने इस प्रकार हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861, 1892, 1809 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 भारत शासन अधिनियम, साइमन आयोग क्या है, सांप्रदायिक आवार, 1935 का भारत शासन अधिनियम। और लास्ट में एक मेरे पास एक टॉपिक हम इसमें लिखना छोड़ दिए थे, वो है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हम इसको भी पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध से इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों और क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। क्या हुआ? उसे सौंप दिया गया। आइए हम इसमें अब आगे देखते हैं अधिनियम की कुछ विशेषताएं। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का परिसमापन। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और इसे अधिकार ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त कर दी। भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी था। ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत को अब ब्रिटिश क्राउन के नाम पर शासित किया जाना था, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के राज्य सचिव और वायसराय करते थे, जो कि हमने दूसरे शब्दों में जाना। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो इस सलाहकार परिषद थी। भारत परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। हम लोगों ने इसे समझ लिया। आइए हम आगे देखते हैं। अठारह के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। राज्य सचिव और परिषद। भारत के राज्य सचिव को 15 सदस्यों की एक परिषद के साथ सहायता प्रदान की जानी थी, जो भारतीय मामलों पर सलाह देती थी। वायसराय की नियुक्ति। वायसराय की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जानी थी, जो भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। हम लोगों ने अभी इसमें दूसरे शब्दों में देखा था भारतीय सिविल सेवा। इस अधिनियम ने भारतीय सिविल सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, इसमें भारतीयों को भी भर्ती किया जाना था। मुगल शासन का अंत इसी समय हुआ। इस अधिनियम ने मुगल शासन को समाप्त कर दिया और भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना को मजबूत किया। आइए हम आगे देखते हैं।
इन प्रावधानों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे 1861 भारत परिषद अधिनियम। आइए हम समझते हैं। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। दूसरे शब्दों में 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन के अधिकार का विस्तार करना और भारतीयों से समर्थन हासिल करना था। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, जिसकी हम विशेषताएं इस प्रकार देख सकते हैं। विधान परिषदों की स्थापना। आइए हम देखते हैं। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर रख सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सार दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें 5 सदस्य थे। इनमें से 3 सदस्य राज्य सचिव द्वारा नियुक्त किए गए थे और शेष 2 संप्रभु द्वारा नियुक्त किए गए थे। आगे हम देखते हैं। पोर्टफोलियो प्रणाली। इस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें कार्यकारी परिषदों के सदस्यों को सैन्य, वित्त, सार्वजनिक राजस्व, धर्म या विदेश मामलों के एक विशेष विभाग के लिए विशेष दर्जा या उपाधि प्रदान की गई। दूसरे शब्दों में, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। तीसरी विशेषताएं। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। अध्यादेश। इस अधिनियम के तहत वायसराय को आपातकालीन स्थितियों में वक्तव्य परिषदों और विधान परिषदों के पूर्व अनुमोदन के बिना अस्थायी कानून बनाने की शक्ति दी गई थी। ये अध्यादेश 6 महीने की अवधि के लिए वैध थे। इसमें भी कहा गया कि इसने वायसराय की आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश को अवधि मात्र 6 माह होती थी, जो हमके पहले ही यहाँ पर देख लिए हैं। 6 महीने की अवधि थी, जो हमने दूसरे शब्दों में आपको बताने की कोशिश किया है। इसका उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में ब्रिटिश शासन के अधिकार का विस्तार करना और भारतीय से समर्थन हासिल करना था। वो चाहते थे कि पूरे भारत पर ब्रिटिश का शासन हो, जो कि ये मुमकिन सा बात है, जो कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर। इस अधिनियम के परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई, लेकिन इससे भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकी।
इसके बाद 1892 में एक और अधिनियम पारित किया गया जिसने व्यवस्थापिका सभाओं से भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, लेकिन इससे भी भारतीयों की उग्र राष्ट्रीय भावना को संतुष्टि नहीं किया जा सका। अब हम देखेंगे 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो आइए हम जानते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इसकी विशेषताएं। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन के अधिकार का विस्तार करना और भारतीयों को शासन में शामिल करना था। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं, इन्हीं विशेषताएं इसकी। आइए हम देखते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई, जिनमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होने आवश्यक थे। प्रांतों में व्यवस्थापिका सभाओं का विस्तार। बम्बई और मद्रास में व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या 20 और उत्तर प्रदेश में 15 निश्चित की गई। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति करने की भी शक्ति दी गई। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। अब देखिए हम जानते हैं इसका नियुक्ति प्रक्रिया। देखिए नियुक्ति प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप किसी परीक्षा को दे रहे हैं तो आप उसमें नियुक्त हो रहे हैं, तो आप उस लायक हैं या नहीं, उसके लिए सबसे पहले उस चीज़ का परीक्षा लिया जाता है, यानी नियुक्ति प्रक्रिया। व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्य गवर्नर जनरल और गवर्नरों द्वारा नियुक्त किए जाते थे, लेकिन अब कलकत्ता, जो कि अब इसे कोलकाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स या प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के गैर सरकारी सदस्यों की सलाह से नियुक्ति की व्यवस्था की गई, जो कि हमने पहले ही इसे पढ़ लिया था। दूसरे शब्दों में सदस्यों के अधिकार। व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों को वार्षिक बजट की आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। देखिए बहस करने का अधिकार था लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। ऐसा क्यों भाई? जब देना चाहिए तो आप दोनों दीजिए। उन्हें सार्वजनिक प्रश्न कार्यकारिणी सदस्यों से पूछने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन इसके लिए उन्हें 6 दिन पूर्व सूचना देनी होती थी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पर इसलिए दिया जाता था कि हो सकता है कि जो आगे के जो सवाल जो करने वाले हैं तो उनको रोककर इनको शामिल किया जाए और इनका जो सवाल है पढ़ ले लिया जाए। उसके आधार पर हम आगे जो आने वाले सवाल हैं हम उसको स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। इस अधिनियम के परिणामों स्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत हुई, लेकिन इससे भारतीयों की आकांक्षाएं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि यह अधिनियम भारत में संसदीय शासन व्यवस्था में नींव का पत्थर साबित होगा। हालांकि भारतीयों ने इसे लॉर्ड क्राउन अधिनियम नाम दिया क्योंकि यह अधिनियम उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। आइए हम देखते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्लेम-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है।
उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्य का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम इसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पेश किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधानों में शामिल विशेषताएं। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। हालांकि ये सबसे बड़ी एक गलत बात है। अगर जो मान लीजिए किसी राज्य में कोई मुस्लिम पक्ष का खड़ा होता है नेता, अगर जो उसके मुस्लिम लोग ही उसे वोट दें, इससे क्या हो सकता है? क्या वो जीतने की उसकी संभावना हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, जो कि हमने देखा था 16 से बढ़कर कितनी हुई, 60 कर दिया गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, जो कि हमने अभी तुरंत पढ़ा था। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा पेश की, जिसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही दिया जाना था। ये हमारे दूसरे शब्दों में था। विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों को बढ़ाया, जिससे सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव पेश करने आदि की अनुमति दी गई। भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों में शामिल करना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। इस बात को आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि हमने तुरंत दूसरे शब्दों में पढ़ा था। अलग अलग प्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रेसिडेंसी, निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था, जो कि हमने दूसरे शब्दों में पढ़ा था। आइए, इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना था, लेकिन इसने सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। आप इसे नोट करेंगे इस बात को, ठीक है। आइए चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। आइए हम दूसरे शब्दों में देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत सरकार शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी
कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। आप इस बात को याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, ये जो दो नामे हैं, आप कौन कौन थे अब एक बार और अच्छे से सुन लीजिए। देखिए, मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ठीक है। केंद्रीय सरकार से संबंधित प्रावधान। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक यानी अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्म ही बना रहा। द्विसदनीय विधानमंडल। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा शामिल थे। राज्य परिषद के लिए 60 सदस्य और केंद्रीय विधान सभा के लिए 145 सदस्य निर्धारित किए गए थे। यहाँ पर हमने देखा, आइए हम दूसरे शब्दों में देखते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। सृजन यानी निर्माण करना, सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। केंद्रीय विधान सभा के लिए 145 सदस्य निर्धारित किए गए थे। विधानमंडल की शक्तियाँ। विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से किया जाना था। हमने अभी तुरंत दूसरे शब्दों में देखा है। इसमें हमने देखा विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया था। केंद्रीय विषयों में रक्षा, विदेशी मामलों और आयात निर्यात पर कर शामिल थे, जबकि प्रांतीय विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल थे। प्रांतों से संबंधित प्रावधान। आइए हम देखते हैं। द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, इसमें प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। प्रशासन प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा चलाया जाता था, जबकि आरक्षित विषयों का प्रशासन प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा किया जाता था। महिलाओं को मताधिकार। इस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया था। मद्रास भारत का ऐसा पहला राज्य था जिसने वर्ष 1921 में महिलाओं को मताधिकार दिया था। आप इस बात को नोट कीजिए, जहाँ जहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं आप उसे नोट कीजिए। मद्रास भारत का एक ऐसा पहला राज्य था जिसने वर्ष 1921 में महिलाओं का मताधिकार दिया था।
अन्य प्रावधान। भारत सचिव की शक्तियों में कमी। अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था, खासकर प्रांतीय शासन के संबंध में। नरेश मंडल। अधिनियम के तहत देशी रियासतों के महत्व को रेखांकित किया गया था और एक नरेश मंडल के गठन का प्रावधान किया गया था। इसका अध्यक्ष भारत का वायसराय होता था। अब हम जानेंगे साइमन आयोग क्या है। तो आइए हम जानते हैं साइमन आयोग के बारे में। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। देखिए, बहिष्कार क्यों किया गया? जब एक ही देश के 10 लोग मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसका परिणाम कुछ अलग होगा। 2 देशों के सदस्य मिलकर जब उस कमीशन को या उस कमेटी को या किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अलग आएगा। तो क्या होगा कि आप उसे बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए उसका विरोध किया गया। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया। साइमन आयोग, जिसे भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता था, 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 1927 में भारत में संवैधानिक सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करना और आगे के सुधारों के लिए सुझाव देना भी था। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। देखिए, साइमन आयोग के सदस्य सर जॉन साइमन अध्यक्ष, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉसन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नोन हॉर्टसॉर्न, जॉर्ज लेन फॉक्स, डोनाल्ड हार्ब। 7 सदस्य थी, यहाँ पर 7 है। आप इसे नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जा सकता है। इस साइमन आयोग में कितने सदस्यों ने मिलकर इसका निर्माण किया था? इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, 7 लोग थे। साइमन आयोग के सुझाव। भारत में एक संघ की स्थापना जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हों। केंद्र में उत्तरदायी शासन, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियाँ दी जाए। साइमन आयोग के ये सुझाव थे। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। लचीले संविधान का निर्माण। प्रांतीय क्षेत्र में विधि और व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए। केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन, जिसमें संघीय भावना का पालन किया जाए और इसके सदस्य प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा चुने जाए। विरोध और परिणाम। साइमन आयोग का भारत में व्यापक विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की शुरुआत की। अब हम जानते हैं सांप्रदायिक अवार्ड के बारे में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यवस्थित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पुणे समझौता के नाम से जाना गया। अब आपको कमेंट में बताना होगा कि पुणे समझौता कब हुआ था। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए 1934, 1936, 1938, 1942। आप इसका जवाब दीजिए, पुणे समझौता कब हुआ था, जिसे पुणे समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। अब हम देखते हैं महिलाओं के लिए सीटें। महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की गई थीं। प्रावधान और परिणाम। सांप्रदायिक अवार्ड के परिणामों से भारत में सांप्रदायिक विभाजन और बढ़ गया, जिसने विभिन्न समुदायों के बीच तनाव को बढ़ावा दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद को और अधिक बढ़ा दिया। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारत में संघीय प्रणाली की शुरुआत की और प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की। इसके प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। संघीय प्रणाली। भारत में संघीय प्रणाली। इस अधिनियम ने भारत में एक संघीय प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतों शामिल होने वाली थीं। संघीय सरकार। संघीय सरकार के पास केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन होने वाला था, जिसमें केंद्र के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होने वाली थी। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम ने प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं का गठन किया गया और प्रांतीय सरकारों को महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई। प्रांतीय विधानसभाओं का गठन इसमें किया गया। विधानसभाओं का जिसमें सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाना था। अन्य प्रावधान। संघीय न्यायालय। इस अधिनियम ने संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जो संघीय सरकार और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करने वाला था। भारतीय संघ की स्थापना। इस अधिनियम ने भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतों शामिल होने वाली थी। आइए दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट में हमको पढ़ना था और आपको बताना था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में, जो कि हम आपसे लास्ट में बोले थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। उसी दिन
3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं: इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वे किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एवं प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधा मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त थी। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे कल। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।